हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अगर किसी की लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल भी रही है तो ट्रस्ट में बहुत जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस याद रखना कि हारा वही जो लड़ा नहीं। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो है आमेर का इतिहास। तो आइए शुरू करते हैं हम आमेर का इतिहास। जैसे कि आपको पता होगा कि आमेर में कछवाहा वंश का शासन था, लेकिन उससे पहले किसका राज था ये जानते हैं। दोस्तों, कछवाहा अपनी उत्पत्ति भगवान राम के बेटे कुश से मानते हैं। उनके नाम से कुशवाहा कहलाए और आगे चलकर यह कछवाहा रूप में परिवर्तित हो गया था। लेकिन इतिहासकार ओझा का मानना है कि इनका मूल पुरुष कछवाहा ही था, जिससे ये कछवाहा कहलाने लगे। कछवाहों ने ढूंढाड़ प्रदेश में अपना राज्य स्थापित किया था, जिसके लिए उन्हें मीणों और बड़गुजरों से संघर्ष करना पड़ा था। कछवाहा पहले चौहानों के सामंत थे। 1137 ईस्वी में दुल्ह राय ने बड़गुजरों को हराकर ढूंढाड़ में राज्य स्थापित किया था। कहा जाता है कि दुल्ह राय का वास्तविक नाम तेजकरण था, परंतु वह बहुत सुंदर था, इसलिए उसका नाम दुल्ह राय पड़ गया था। तो इस तरह कछवाहों का संस्थापक दुल्ह राय हुआ। दुल्ह राय ने दौसा में बड़गुजरों को हराकर इसे अपनी पहली राजधानी बनाया था। बाद में इसने रामगढ़ से मीणाओं को हराया और इसे अपनी दूसरी राजधानी बनाया। इसने यहाँ अपनी कुल देवी जमुवाय माता का मंदिर भी बनवाया था, इसलिए इस जगह का नाम जमुआ रामगढ़ पड़ गया था। आगे हम पढ़ेंगे काकिल देव के बारे में। इसने 1207 में मीणाओं को हराकर आमेर को अपनी राजधानी बनाया था। तो ये कछवाओं की तीसरी राजधानी थी। पहली दौसा, दूसरी जमुआ रामगढ़ और तीसरी आमेर। काकिल देव के कारण आमेर को काकिलगढ़ भी कहते हैं। इसने यहाँ अंबिकेश्वर महादेव का मंदिर बनवाया था। आमेर का पुराना नाम दरअसल अंबिकापुर था। और दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कछवाहा वंश के ही नरु ने नरुका और शेखा ने शेखावत शाखा चलाई थी। मतलब दो अलग शाखाएं चलाई। जिस भाग में शेखा ने राज्य स्थापित किया वह शेखावाटी नाम से प्रसिद्ध हुआ। अच्छा, एक मैं आपको बताती हूँ कदमी महल क्या थे। आमेर के प्रसिद्ध कदमी महलों का निर्माण कछवाहा शासक राजदेव ने करवाया था। इनमें बनी छतरी में कछवाहा शासकों का राज तिलक होता था। एक्चुअली ये मैं इसलिए ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है और इसके बारे में कभी हम सुनते भी नहीं हैं, बट मैं इसलिए मेंशन कर रही हूँ क्योंकि आजकल आरपीएससी और जो अधीनस्थ बोर्ड है वो कुछ भी पूछ रहे हैं कहीं से भी, तो इसलिए थोड़ा सा पता होना चाहिए। कछवाहों में एक और राजा हुआ था पंचवन देव। आपने नहीं सुना होगा ना, किसी भी कोचिंग में नहीं पढ़ा होगा क्योंकि इतने इम्पोर्टेंट के अभी तक रहे ही नहीं थे, लेकिन आजकल अपने को अप्रोच थोड़ी चेंज करनी पड़ रही है। तो ये कछवाहों का एक शक्तिशाली राजा हुआ था और बाद में कई राजा हुए, जिनमें से एक थे पृथ्वीराज, जो 1527 ईस्वी में जो खानवा का युद्ध हुआ था उसमें राणा सांगा की ओर से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। आगे हम राजा भारमल को पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले भी कुछ हुआ था, तो पहले मैं आपको वो बताती हूँ। तो मैंने अभी राजा पृथ्वीराज के बारे में बताया था ना। उनकी मृत्यु के बाद उनका छोटा बेटा पूरणमल राजा बना, जो 1527 से 1534 तक राजा रहा था। दरअसल उनका बड़ा बेटा भी था, परंतु पूरणमल की माता बालाबाई, जो बीकानेर के राव लूणकरण की बेटी थी। राव लूणकरण आपको याद है? नहीं है तो बीकानेर वाला वीडियो देखो ना। उन्होंने इसे राजा बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। पूरणमल की मृत्यु शिखरगढ़ के युद्ध में हो गई थी। उसके बाद बड़ा बेटा भीमदेव गद्दी पर बैठा था, जो 1534 से 37 तक ही राजा रहा था। इनके बाद राजा बने रतन सिंह, जो 1537 से 48 तक रहे थे। भीमदेव के बाद रतन सिंह ने शासन तो संभाला, लेकिन वो एक कमजोर शासक था, इसलिए तेजसी रायमल्लोत दरअसल शासन का सारा काम देखते थे। इन्हीं के शासनकाल में इनके चाचा सांगा ने सांगानेर बसाया। समझे? सांगानेर मेवाड़ वाले राणा सांगा ने नहीं बसाया था। बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाता है, इसलिए मैंने ये मेंशन किया है। ओके, तो फिर आगे क्या हुआ? आगे ये हुआ कि इनके छोटे भाई आस्करण ने इसे जहर देकर मार दिया था और खुद राजा बन गया। लेकिन कुछ समय बाद भारमल ने आस्करण को पदच्युत करके, यानी पद से हटा के, और वो राजा बन गया था। और अब आई भारमल की एंट्री। राजा भारमल। अच्छा, एक पॉइंट मैं क्लियर करना चाहती हूँ कि भारमल का शासन संभालने का वर्ष कहीं पे 1547 है और कहीं पे 1548 है। तो आप अगर कभी जरूरत पड़ जाए तो उसके अकॉर्डिंग चुन लेना ऑप्शन। भारमल मुगल अधीनता स्वीकार करने वाला पहला राजपूत राजा था, और यही नहीं, मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाला भी वो पहला राजपूत राजा था। राजा भारमल की अकबर से दोस्ती मजनू खान ने करवाई थी। एक्चुअली मजनू खान ने अकबर से राजा भारमल को पहली बार 1556 में मिलवाया था। उसके बाद अकबर 1562 में अजमेर की यात्रा पर आया था।
अजमेर से जब वो वापस लौट रहा था तो सांभर में भारमल ने 1562 में ही अपनी पुत्री हरकुबाई का विवाह अकबर के साथ करवाया। जहांगीर इसी हरकुबाई का पुत्र था। अकबर ने भारमल को 5000 का मनसब बनाया था और अमीर उल उमरा और राजा की उपाधि दी थी। अब हम देखेंगे राजा भगवंत दास के बारे में। इसने राजकुमार और राजा दोनों रूपों में मुगलों की सेवा की थी। ये 1573 में महाराणा प्रताप को समझाने के लिए भी गया था, परंतु असफल रहा। राजा भगवंत दास के लाइफ की इम्पोर्टेंट घटना है सरनाल विद्रोह। ये क्या था? दरअसल गुजरात में अकबर के रिश्तेदार मिर्जाओं ने विद्रोह कर दिया था। भगवंत दास ने अकबर की तरफ से गुजरात के सरनाल में मिर्जा विद्रोह को दबाया। इसके बाद अकबर ने नगाड़ा और परचम देकर इसे सम्मानित किया था। कुछ ही राजाओं को अपने महल में नगाड़े बजवाने का अधिकार था। राजा भगवंत दास 7 वर्षों तक पंजाब के सूबेदार रहे थे। इसकी पुत्री मानबाई का विवाह जहांगीर से हुआ था, जिससे पुत्र खुसरो हुआ था। मानबाई को शाही बेगम कहते थे। खुर्रम मानीबाई का बेटा था जो जोधपुर की थी और खुसरो मानबाई का बेटा था जो आमेर की थी। कहते हैं कि जहांगीर की शराब की लत से परेशान होकर मानबाई ने आत्महत्या कर ली थी। दोस्तों, अब हम आमेर के महत्वपूर्ण राजा के बारे में पढ़ेंगे। राजा मानसिंह। इनका राज 1589 से 1614 तक रहा था। मानसिंह का जन्म 1550 ईस्वी में हुआ था और 1562 में ही वो मुगल सेवा में शामिल हो गया था, यानी 12 साल की उम्र से ही। इसने अकबर और जहांगीर 2 मुगल शासकों की सेवा की। मानसिंह अकबर के नवरत्नों में शामिल था। अकबर का रणथंभौर अभियान जो 1569 में हुआ था, उसमें सुरजनहाड़ा को मुगल अधीनता स्वीकार करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 1573 में महाराणा प्रताप के पास अकबर से संधि करने का प्रस्ताव भी लेकर गया था और 1576 में हल्दी घाटी युद्ध का भी नेतृत्व किया था। 1589 में राज तिलक के समय अकबर ने इसे 5000 मनसबदार बनाया था, जो 1605 आते आते 7000 मनसबदार हो गया था। अकबर ने इसे काबुल, बिहार और बंगाल का सूबेदार बनाया था। अब हम देखेंगे कि इन सूबेदारियों में इन्होंने क्या क्या काम किए थे। तो सबसे पहले बात करते हैं काबुल की सूबेदारी के बारे में। काबुल में मिर्ज़ा हकीम के विद्रोह को दबाने के लिए अकबर ने मानसिंह और उनके पिता भगवंत दास को भेजा था। इस विद्रोह को दबाने में मानसिंह का महत्वपूर्ण योगदान था। मानसिंह 1581 से 86 तक काबुल में रहा था। 1585 में मानसिंह को काबुल का सूबेदार नियुक्त किया गया। मानसिंह ने वहां रोशनाइयों के विद्रोह को भी समूल नष्ट किया था। उसने वहां 5 कबीलों पर भी अधिकार किया। मानसिंह ने वहां 5 कबीलों पर अधिकार स्थापित करके आमेर के झंडे को पंचरंगा कर दिया था। दोस्तों, पहले आमेर का झंडा सफ़ेद रंग का हुआ करता था, जिसमें 6 टहनियों वाली एक झाड़ी बनी हुई थी। इस झाड़ी के कारण आमेर के कछवाहा वंश को झाड़शाही भी कहते थे। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं बिहार की सूबेदारी की। 1587 में अकबर ने मानसिंह को बिहार की सूबेदारी सौंपी थी। 1592 में मानसिंह ने नासिर खां और कतलू खां को हराकर उड़ीसा जीत लिया था, जिसके बाद इसे बिहार के अलावा बंगाल का सूबेदार भी बना दिया गया था। उड़ीसा में मानसिंह ने पुरी के जगन्नाथ मंदिर को अपने कंट्रोल में ले लिया था। बिहार में मानपुर नगर बसाया, रोहतासगढ़ किले का निर्माण भी करवाया और पटना के निकट बैकटपुर में भवानी शंकर मंदिर बनवाया। गया में उसने महादेव जी का मंदिर भी बनवाया था। अच्छा, एक एक्स्ट्रा पॉइंट भी मैं आपको दे रही हूँ, इसका ज़्यादा लोड मत लेना, पर एक बार कहीं पढ़ा हुआ होगा तो क्या जाने कहाँ काम आ जाए। मानसिंह ने बिहार में गिद्धौर के राजा पूरनमल और गया के अनंत चेरू को भी हराया था और उड़ीसा में खुर्दा के राजा रामचंद्र देव को भी हराया था। अब आती है बंगाल की सूबेदारी। बंगाल की सूबेदारी के दौरान राजा मानसिंह ने कूच बिहार के राजा लक्ष्मी नारायण और पूर्वी बंगाल के राजा केदार को हराया था। राजा केदार से वे शिला माता की मूर्ति आमेर ले आए थे और आपको पता ही होगा, शिला माता आमेर के कछवाहा वंश की इष्ट देवी है। बंगाल में मानसिंह ने अकबर नगर बसाया, वर्तमान में इसे राजमहल कहते हैं। और मानसिंह 1607 ईस्वी तक बंगाल का सूबेदार रहा था। अच्छा, कहीं कहीं ये 1605 भी बताया जाता है, परंतु हिंदी ग्रंथ अकादमी में 1607 दिया हुआ है, इसलिए मैं इसे ही साथ लेना चाहूँगी। तो दोस्तों, अकबर की मृत्यु के बाद जहांगीर बादशाह बन गया था, तो जहांगीर ने 1607 में मानसिंह को दक्षिण में नियुक्त कर दिया था। दरअसल उन दोनों की खास बनती नहीं थी। दोस्तों, दक्षिण भारत में 6 जुलाई 1614 ईस्वी में एलिचपुर नामक स्थान पर मानसिंह की मृत्यु हो गई। उनकी छतरी हाडीपुर आमेर में बनी हुई है। मानसिंह के बाद भाव सिंह आमेर का शासक बना, जो 1620 तक रहा था।
उसके बाद में 1621 में मिर्ज़ा राजा जयसिंह राजा बना था, जो आमेर के कछवाओं में सबसे ज़्यादा समय तक रहने वाला शासक रहा, लगभग 46 ईयर्स। लेकिन वहाँ जाने से पहले हम मानसिंह से रिलेटेड कुछ और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। मानसिंह ने वृंदावन में राधा गोविंद मंदिर बनवाया। आमेर किले का निर्माण भी मानसिंह ने ही करवाया। इसकी रानी कनकावती ने अपने पुत्र जगत सिंह की याद में जगत शिरोमणि मंदिर बनवाया। इस मंदिर में कृष्ण जी की वही मूर्ति स्थापित की गई है जिसकी पूजा मीराबाई चित्तौड़ में किया करती थी। अब हम देखते हैं मानसिंह के दरबारी विद्वान। सबसे पहले हम बात करेंगे पुंडरीक विट्ठल जी के बारे में। इनकी पुस्तकें थी राग मंजरी, रागमाला, राग चंद्रोदय, नर्तन निर्णय और दुनी प्रकाश। पुंडरीक विट्ठल जी की रचनाओं को जरूर याद करना है। दूसरे नंबर पर आते हैं राय मुरारी दास। इनकी पुस्तक थी मान प्रकाश। और तीसरे नंबर पर है जगन्नाथ। इनकी पुस्तक थी मानसिंह कीर्ति मुक्तावली। दोस्तों, मानसिंह को उपाधियाँ क्या क्या मिली हुई थी? तो एक तो थी मिर्जा राजा और दूसरी थी फर्जंद यानी बेटा, ये अकबर ने दी थी। तो मेरे दोस्तों, भाइयों बहनों, मानसिंह के बारे में जो भी इम्पोर्टेंट बातें थी वो मैंने आपको बता दी है। अब हम बात करेंगे मिर्जा राजा जयसिंह की। मिर्जा राजा जयसिंह केवल 10-11 साल के थे जब वो आमेर के शासक बने। आमेर के कछवाओं में सर्वाधिक लंबा शासनकाल इन्हीं का था, जो लगभग 46 ईयर्स का था। इन्होंने 3 मुगल बादशाहों के साथ काम किया, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। जहांगीर ने इन्हें 3500 जात और 1500 सवारों का मनसब प्रदान किया था और शाहजहां ने इन्हें 4000 का मनसबदार बना दिया था। 1623 में जहांगीर ने इसे मलिक अंबर का विद्रोह दबाने के लिए अहमदनगर भेजा था। 1629 में उत्तर पश्चिम सीमांत में उजबेगों का और 1630 में खाने जहां लोधी का विद्रोह दबाया। 1637 में शाहजहां ने इसे शुजा के साथ कंधार अभियान पर भी भेजा था। उसी समय इसे मिर्जा राजा की उपाधि दी गई थी। मुगलों के उत्तराधिकार युद्ध के दौरान इसे शुजा के विरुद्ध भेजा गया था, जहां बहादुरपुर के युद्ध में इसने शुजा को हरा दिया था। बादशाह ने इसका मनसब बढ़ाकर 6000 कर दिया था। बहादुरपुर के युद्ध में ये दारा शिकोह का सेनापति था, लेकिन बाद में आगे जाके ये औरंगजेब की साइड हो गया था। और उत्तराधिकार युद्धों में दोराई का युद्ध आखिरी युद्ध था, उसमें ये दारा के खिलाफ लड़ा था और औरंगजेब वो जीत गया था। दरअसल सामूगढ़ का युद्ध हुआ था, उसमें औरंगजेब की विजय के बाद ये उसके साथ मिल गया था। औरंगजेब ने इसे दक्षिण भारत में शिवाजी के खिलाफ भेजा था और इसने कहा था कि हम शिवा को व्रत के केंद्र की तरह घेर देंगे। अब एक संधि आएगी, बहुत इंपॉर्टेंट संधि है, वो है पुरंदर की संधि। एक्चुअली दक्षिण में इसने अपनी कूटनीति से शिवाजी को अकेला कर दिया था और मजबूर होकर शिवाजी को संधि करनी पड़ी थी, तो वो संधि थी पुरंदर की संधि। 1665 में ये हुई थी और इसके क्या क्या प्रावधान थे वो देखते हैं। दोस्तों, पुरंदर की संधि 11 जून 1665 को शिवाजी और मिर्जा राजा जयसिंह के बीच हुई। संधि की शर्तें ये थी। शिवाजी ने 35 में से 23 किले मुगलों को सौंप दिए। शिवाजी स्वयं मुगल दरबार में नहीं जाएंगे, बल्कि उनका पुत्र संभाजी जाएगा। संभाजी को 5000 का मनसबदार बनाया गया। आवश्यकता पड़ने पर शिवाजी मुगलों की सेवाओं में उपस्थित रहेंगे। ये इस संधि की शर्तें थी। अच्छा, इस संधि के समय इटालियन यात्री निकोलो मन्नुची भी उपस्थित था और इसने मुगल इतिहास पर पुस्तक लिखी है, स्टोरियो डो मोगोर। अब हम जानते हैं मिर्जा राजा जयसिंह के कुछ और ख़ास बातें। तो जयसिंह ने औरंगाबाद के पास जयसिंहपुरा नामक नगर बसाया। इसने आमेर में जयगढ़ किले का निर्माण करवाया था। इसे शुरू तो मानसिंह ने करवाया था वैसे। और जयगढ़ वाले स्थान को पहले चील का टोला कहा जाता था, टोला या टीला। मिर्जा राजा जयसिंह 4 भाषाओं का ज्ञाता था, हिंदी, संस्कृत, तुर्की और फारसी। अब मैं आपको बताना चाहूँगी कि मिर्जा राजा जयसिंह के दरबारी विद्वान कौन कौन थे। तो सबसे पहले नंबर पर है बिहारी जी। इन्होंने बिहारी सतसई लिखी थी, जो श्रृंगार रस तथा भक्ति रस के दोहों से भरी हुई है। कुलपति मिश्र बिहारी जी के भांजे थे ये। इन्होंने 52 पुस्तकें लिखी थी। एक पुस्तक में दक्षिण अभियानों जो मिर्जा राजा जयसिंह द्वारा किए गए थे उनकी जानकारी मिलती है। और तीसरे हैं राम कवि। इन्होंने लिखी है जयसिंह चरित्र। ये इंपॉर्टेंट है, जयसिंह चरित्र किसने लिखी है? राम कवि ने। और वो किसके विद्वान थे? मिर्जा राजा जयसिंह के। ओके, तो फिर क्या हुआ? बीजापुर अभियान में मिर्जा राजा जयसिंह को सफलता नहीं मिली। इससे औरंगजेब चिढ़ गया था और उसने उसे वापस बुलाया। तो लौटते समय रास्ते में 1667 ईस्वी में बुरहानपुर में उनकी मृत्यु हो गई।
जादूनाथ सरकार के शब्दों में, जयसिंह की मृत्यु एलिजाबेथ के दरबार के सदस्य वॉलसिंघम की भांति हुई, जिसने अपना बलिदान ऐसे स्वामी के लिए किया जो काम में कठोर और मूल्यांकन में कृतघ्न था। मिर्जा राजा जयसिंह के बाद राम सिंह और बिशन सिंह उनके उत्तराधिकारी हुए। बिशन सिंह के बाद उनका बेटा सवाई जयसिंह राजा बना। कहा जाता है कि इसका वास्तविक नाम विजय सिंह था और औरंगजेब ने इसका नाम जय सिंह करके इसे सवाई जय सिंह नाम दिया। हालांकि हिंदी ग्रंथ अकादमी में ये नहीं लिखा गया है। हिंदी ग्रंथ अकादमी में इसे ही जय सिंह बताया गया है और इसके छोटे भाई को विजय सिंह बताया गया है। औरंगजेब के मरने के बाद मुअज्जम और आजम में उत्तराधिकार संघर्ष हुआ, तो जाजऊ के युद्ध में इन दोनों में युद्ध हुआ और सवाई जय सिंह ने आजम का साथ दिया, लेकिन मुअज्जम जीत गया था। मुअज्जम बहादुर शाह नाम से बादशाह बना और उसने आमेर पर आक्रमण कर दिया। सवाई जय सिंह को हटाकर उसके छोटे भाई विजय सिंह को राजा बना दिया और आमेर का नाम बदलकर इस्लामाबाद या मोमिनाबाद कर दिया था। इसके बाद 1708 में सवाई जय सिंह, मारवाड़ के अजीत सिंह और मेवाड़ के अमर सिंह द्वितीय के बीच में देबारी समझौता हुआ। यह समझौता 25 मई 1708 को हुआ। समझौते की शर्त ये थी कि अमर सिंह द्वितीय अजीत सिंह और सवाई जय सिंह की मदद करेंगे उनका राज्य वापस दिलवाने में। अमर सिंह द्वितीय की बेटी चंद्र कंवर की शादी सवाई जय सिंह से की जाएगी। इससे उत्पन्न संतान यानी चंद्र कंवर का जो बेटा होगा वही आमेर का अगला राजा बनेगा। ये समझौता सफल हो गया था और सवाई जय सिंह ने फिर से आमेर पर अधिकार कर लिया था। सवाई जय सिंह और अजीत सिंह ने मिलकर मुगलों के सेनापति सैयद हुसैन खां को हराकर मार दिया था और उसके बाद सांभर पर आमेर और मारवाड़ का संयुक्त अधिकार हो गया था। तो ये था सांभर का युद्ध जो 1709 में हुआ था। सवाई जय सिंह ने 1729 में बूंदी के मामलों में भी हस्तक्षेप किया, जिससे मराठों को राजस्थान की आंतरिक राजनीति में हस्तक्षेप करने का अवसर मिल गया था। भरतपुर में चूड़ामन जाट के नेतृत्व में विद्रोह चल रहा था। चूड़ामन जाट की मृत्यु के बाद मोहकम सिंह और बदन सिंह के बीच में विवाद शुरू हो गया था। मोहम्मद शाह रंगीला ने सवाई जय सिंह को ये विद्रोह दबाने के लिए भेजा था। सवाई जय सिंह ने बदन सिंह का साथ दिया और उसे डीग की जागीर और ब्रिजराज की उपाधि भी दी। भरतपुर विद्रोह शांत करने के लिए मोहम्मद शाह रंगीला ने सवाई जय सिंह को राज राजेश्वर की उपाधि दी थी। एक जोधपुर के अभय सिंह और बीकानेर के जोरावर सिंह के बीच युद्ध हुआ था, गंगवाना का युद्ध 1741 में। जय सिंह ने जोरावर का साथ दिया और इसमें जोधपुर हारा गया था। अब बात करते हैं सवाई जय सिंह और मराठों के रिश्ते के बारे में। सवाई जय सिंह को 3 बार मालवा का सूबेदार बनाया गया था। तो मालवा पर नियंत्रण के लिए सवाई जय सिंह को मराठों से 3 बार युद्ध करने पड़े थे। पहला पीलसूद का युद्ध, इसमें जय सिंह जीता था। दूसरा मंदसौर का युद्ध, इसमें जय सिंह हारा था। और तीसरा रामपुरा का युद्ध, इसमें भी जय सिंह हार गया था। मंदसौर के युद्ध में हार जाने के बाद मराठों के खिलाफ हुरड़ा सम्मेलन बुलाया था 17 जुलाई 1734 को। इसमें निर्णय हुआ था कि वर्षा ऋतु समाप्त होने के बाद रामपुरा में युद्ध करेंगे, लेकिन सभी राजाओं की दिलचस्पी न होने के कारण इसमें भी हार मिली थी। अच्छा, अगर जानना चाहते हो कि मालवा की सूबेदारी कब किसने दी थी, तो वो ये है कि 1713 में सबसे पहले फर्रुख सियार ने इसको मालवा का सूबेदार बनाया था। फिर 1730 और 1732 में मोहम्मद शाह रंगीला ने बनाया। सवाई जय सिंह से रिलेटेड एक और समझौता है धौलपुर समझौता, जो 1741 में हुआ था। दरअसल इसने मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला का प्रतिनिधित्व किया था और मराठा पेशवा बालाजी बाजीराव के साथ समझौता किया था। अब हम सवाई जय सिंह की सांस्कृतिक उपलब्धियों के बारे में बात करेंगे, यानी इन्होंने क्या क्या कार्य किए थे वो। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सवाई जय सिंह ने जयपुर शहर बसाया था, जो जयपुर के कछवाओं की चौथी राजधानी बनी थी। नाहरगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया, इसे जयपुर का पहरेदार कहते हैं। इसका प्रारंभिक नाम सुदर्शनगढ़ था। कहते हैं कि नाहर सिंह नाम के एक सैनिक ने यहाँ लड़ते हुए शहीद हो गया था, तो इसलिए इसका नाम नाहरगढ़ कर दिया गया। इसे मराठा आक्रमणों से बचने के लिए बनाया गया था। 7 मंजिला चंद्र महल का निर्माण कराया गया, जिसे सिटी पैलेस भी कहते हैं। जल महल तो आपने सुना ही होगा। जयपुर का जो जल महल है मानसागर झील में सवाई जय सिंह ने बनवाया था। सवाई जय सिंह ने शहर में पेयजल आपूर्ति के लिए हरमाड़ा नहर भी बनवाई थी। मेवाड़ की चंद्र कंवर के लिए सिसोदिया रानी का महल बनवाया। सबसे मेजर जो चीज़ बनवाई वो थी जंतर मंतर, 5 जगहों पे। सबसे पहले दिल्ली में बनवाया, उसके बाद जयपुर में बनवाया।
तो ये 5 जगहों पे कौन कौन सी जगहों पे थे? तो जयपुर, दिल्ली, उज्जैन, वाराणसी और मथुरा। इसमें दिल्ली वाला पहला है और जयपुर वाला सबसे बड़ा है। सवाई जयसिंह ने जयपुर में गोविंद देव जी का मंदिर भी बनवाया, जो गौड़ीय संप्रदाय का मंदिर है। इसमें गोविंद देव जी की जो मूर्ति है वो वृंदावन से लाई गई थी। जीज ए मोहम्मद शाही। सवाई जयसिंह ने एक नक्षत्र सारणी बनाई थी जो 1725 में शुरू होकर 1733 में पूरी हुई थी और उस समय बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला था। जयसिंह कारिका। जयसिंह ने अपने नाम पर यह ज्योतिष ग्रंथ भी लिखा था। अब बात करते हैं जयसिंह के दरबारी विद्वानों के बारे में। पहला है पुंडरीक रत्नाकर, इसने जयसिंह कल्पद्रुम लिखा। उसके बाद है केवल राम, इसने लॉगरिदम नामक फ्रेंच पुस्तक का संस्कृत में अनुवाद किया था जिसका नाम रखा विभाग सारणी। पंडित जगन्नाथ, यूक्लिड की ज्यामिति पुस्तक का यानी ज्योमेट्री पुस्तक का संस्कृत में अनुवाद किया था। इसने सिद्धांत सम्राट और सिद्धांत कौस्तुभ पुस्तकें लिखी। नयनचंद्र मुखर्जी, अरबी पुस्तक उकर का संस्कृत में अनुवाद किया था। मोहम्मद मेहरी और मोहम्मद शरीफ, इन्हें विदेशों से पांडुलिपियां लाने के लिए इसने रखा हुआ था। सूरत खाना, चित्रकला के लिए एक अलग से विभाग की स्थापना की थी। जयबाण तोप के बारे में तो आपने सुना ही होगा, जयगढ़ किले में इसने ये तोप रखवाई थी। और जयसिंह से जुड़ा हुआ, सवाई जयसिंह से जुड़ा हुआ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसने अश्वमेध यज्ञ करवाया था 1740 ईस्वी में और पुंडरीक रत्नाकर इसके पुरोहित थे और सवाई जयसिंह अश्वमेध यज्ञ करवाने वाला अंतिम हिंदू राजा था। इसके अलावा इसने बहुत सारे सामाजिक सुधार भी किए थे और 1743 में इसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद ईश्वरी सिंह राजा बना। ये खींची राजकुमारी सुख कंवर का बड़ा बेटा था ईश्वरी सिंह और इसी का राजगद्दी पे अधिकार था। लेकिन देवारी समझौता आपको याद है, उसमें तय हुआ था कि चंद्र कंवर का बेटा ही राजा बनेगा। चंद्र कंवर से माधो सिंह हुआ था और इसलिए इन दोनों में फिर लड़ाई हुई। ईश्वरी सिंह और माधो सिंह में उत्तराधिकार के लिए 2 युद्ध हुए। पहला है राजमहल का युद्ध, 1747 में हुआ। इस युद्ध में ईश्वरी सिंह जीता था और इस जीत के उपलक्ष्य में ईश्वरी सिंह ने इसर लाट, जिसको सरगासुली भी कहते हैं, वो बनवाई और ये 7 मंजिला है और ये जयपुर के त्रिपोलिया बाजार में लगी हुई है। दूसरा युद्ध हुआ बगरू का युद्ध 1748 में। इसमें माधो सिंह जीत गया और इस वजह से ईश्वरी सिंह ने माधो सिंह को 5 परगने दिए थे। इसके बाद मराठे ईश्वरी सिंह को परेशान करने लगे और युद्ध का हर्जाना इससे मांगने लगे। उनसे परेशान होकर ईश्वरी सिंह ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली थी और इसके बाद माधो सिंह राजा बना। ईश्वरी सिंह के मरने के बाद मराठे माधो सिंह को परेशान करने लगे तो इसने मराठों का जयपुर में कत्लेआम करवाया था। उसकी डेट है 10 जनवरी 1751। बाद में मराठों और इसके बीच में काकोड़ का युद्ध हुआ जो टोंक में था। इसमें माधो सिंह जीता था। उसके बाद भटवाड़ा का युद्ध हुआ 1761 में। ये युद्ध माधो सिंह और कोटा के शत्रुसाल के बीच हुआ था। रणथंभौर किले पर अधिकार को लेकर ये लड़ा गया था और इसमें कोटा जीता था। कोटा का सेनापति था जालिम सिंह झाला। माधो सिंह की कुछ सांस्कृतिक उपलब्धियां हैं, उनको देख लेते हैं। इसने चाकसू में शीतला माता का मंदिर बनवाया। जयपुर में मोती डूंगरी महल का निर्माण करवाया। क्योंकि पिछले युद्ध में ये हार गया था कोटा से, तो इसने 1763 में रणथंभौर दुर्ग के पास सवाई माधोपुर नगर की स्थापना की थी और 1768 में इसकी मृत्यु हो गई थी। इसके बाद में कुछ समय के लिए पृथ्वी सिंह राजा बना था और उसके बाद बना प्रताप सिंह, सवाई प्रताप सिंह। इनके शासनकाल में महादजी सिंधिया ने जयपुर में काफ़ी लूटमार मचाई थी, यानी मराठे पीछा यहाँ भी नहीं छोड़ रहे थे। तो अब होगा तुंगा का युद्ध जो 1787 में हुआ था। ये तुंगा लालसोट के पास पड़ता है और इस युद्ध में प्रताप सिंह और जोधपुर का विजय सिंह साथ थे। महादजी सिंधिया एक महान सेनापति होने के बावजूद इस युद्ध में उसे पीछे हटना पड़ गया था। लेकिन बाद में पाटन का युद्ध हुआ 1789 में। इसमें मराठा जीत गए थे। इसमें मराठों का सेनापति फ्रेंच डी बोई था। एक्चुअली इस वक्त तक जयपुर और जोधपुर में आंतरिक फूट आ गई थी और इसका फ़ायदा मराठों ने उठाया था और इसलिए वे जीत गए थे। कहते हैं कि फूट का कारण जोधपुर के एक कवि की कविता थी जिसमें उसने कहा था कि उखड़ती आमेर न राठौड़ा खरी राखी, यानी आमेर जो टूट रहा था उसको राठौड़ों ने बचाया था और इसलिए फिर उनमें दूरियां आ गई थी।
इसके बाद हम देखेंगे मालपुरा का युद्ध 1800 ईस्वी में हुआ था। ये भी प्रताप सिंह और मराठों के बीच ही हुआ था। इसमें मराठों का सेनापति दौलतराव सिंधिया था। महादजी सिंधिया का उत्तराधिकारी था ये। इसमें भी मराठे जीते थे। दोस्तों अब हम बात करेंगे प्रताप सिंह की सांस्कृतिक उपलब्धियों के बारे में। उसमें सबसे पहले है हवा महल। जो फेमस हवा महल है वो प्रताप सिंह ने बनवाया था। इसे 1799 में बनवाया था और इसका जो वास्तुकार था वो लालचंद उस्ता था। ये 5 मंजिला एक इमारत है जिसके सभी मंजिलों के अलग अलग नाम है, जैसे शरद मंदिर, रतन मंदिर, विचित्र मंदिर, प्रकाश मंदिर, हवा मंदिर, ये अलग अलग नाम है सबके। इसमें 953 झरोके बने हुए हैं। दोस्तों कहा जाता है कि प्रताप सिंह का काल जयपुर की चित्रकला का स्वर्ण काल था। उसके समय लालचंद नामक एक चित्रकार पशुओं की लड़ाई के चित्र बनाता था। प्रताप सिंह की वजह से जयपुर में तमाशा लोकनाट्य प्रसिद्ध हुआ। इसके लिए ये बंशीधर भट्ट को महाराष्ट्र से बुलाकर लाए थे। प्रताप सिंह खुद ब्रज निधि नाम से कविताएं लिखता था। प्रताप सिंह की कविता के गुरु गणपति भारती थे। प्रताप सिंह का संगीत गुरु चांद खां था। चांद खां की उपाधि बुद्ध प्रकाश थी और चांद खां की पुस्तक का नाम था स्वर सागर। इन्होंने जयपुर में संगीत सम्मेलन का आयोजन करवाया था जिसमें फिर राधा गोविंद संगीत सार पुस्तक लिखी गई थी और इस संगीत सम्मेलन का अध्यक्ष था देवर्षि बृजपाल भट्ट। प्रताप सिंह से रिलेटेड ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं अब बोलूँगी। ये लास्ट में आ रहा है लेकिन ये लास्ट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। ये है गंधर्व बाईसी। इसको प्रताप बाईसी भी बोलते हैं। एक्चुअली प्रताप सिंह के दरबार में 22 विद्वान थे। इन्हें गंधर्व बाईसी बोलते थे। प्रताप सिंह ने इनके लिए अलग से एक विभाग गुणीजन खाना भी बनवाया हुआ था। तो दोस्तों प्रताप सिंह के बाद अब बात करेंगे जय सिंह द्वितीय की। ये 1803 से 1818 ईस्वी तक रहे। जगत सिंह द्वितीय से रिलेटेड सबसे इम्पोर्टेंट बात है गिंगोली के युद्ध की। गिंगोली का युद्ध 1807 ईस्वी में हुआ था। दरअसल कृष्णा कुमारी विवाद अगर आपने सुना है तो उसकी वजह से ये युद्ध हुआ था। जोधपुर के भीम सिंह की मृत्यु हो जाने के कारण कृष्णा कुमारी का रिश्ता जयपुर के जगत सिंह द्वितीय से कर दिया था, लेकिन भीम सिंह का भाई मान सिंह इस बात से राजी नहीं था और इसलिए इनमें फिर युद्ध हुआ था। इसमें जगत सिंह जीता था। इसकी एक गर्लफ्रेंड थी रस कपूर। गर्लफ्रेंड बोलना अच्छा नहीं लग रहा है, प्रेमिका बोल देते हैं। तो इसके कारण इसको जयपुर का बदनाम शासक कहा जाता था। तो अगर ऐसा कभी उलझुल क्वेश्चन आ जाए कि जयपुर का बदनाम शासक कौन था तो वो था जगत सिंह द्वितीय। तो रस कपूर शासन कार्यों में हस्तक्षेप करती थी जिससे लोग खुश नहीं थे और एक दिन जगत सिंह की अनुपस्थिति में मौका देखकर इसके सामंतों ने रस कपूर को नाहरगढ़ किले में कैद कर दिया था। और दोस्तों 15 अप्रैल 1818 ईस्वी में इसने अंग्रेज़ों के साथ संधि कर ली थी। इसमें जयपुर का प्रतिनिधि रावल बेरीसाल ने और अंग्रेज़ों की तरफ से चार्ल्स मेटकाफ ने किया था। इसके बाद आएगी बारी राम सिंह द्वितीय की जो 1835 से 1880 तक राजा रहा था। ये जयसिंह तृतीय का बेटा था जिसकी हत्या कर दी गई थी। पिता की अचानक हत्या हो जाने के कारण राम सिंह बहुत ही कम उम्र में शासक बन गया था। कहते हैं वो सिर्फ 16 महीने का था। इस वजह से इसका संरक्षक बनाया गया था जॉन लुडलो को, जो एक अंग्रेज था। दोस्तों जॉन लुडलो ने सामाजिक सुधार के लिए बहुत सारे कार्य करे थे, जैसे कि सती प्रथा, समाधि प्रथा, कन्यावध, इन सब कुप्रथाओं पे इसने रोक लगवाई थी। लेकिन राम सिंह ने क्या क्या किया था वो सुनो। जयपुर का जो अल्बर्ट हॉल है वो इसने बनवाया था। दरअसल 1876 ईस्वी में प्रिंस अल्बर्ट जयपुर आए थे और उस समय इसकी नींव रखी गई थी। उसी समय इसने जयपुर का शहर भी गुलाबी रंग में रंगवा दिया था। राम सिंह के काल में ही ब्लू पॉटरी लोकप्रिय हुई थी। राम सिंह द्वितीय ने 1857 में कला के विकास के लिए मदरसा ए हुनरी की स्थापना भी करवाई थी। 1866 में कांति चंद मुखर्जी की प्रेरणा से राम सिंह द्वितीय ने कन्या विद्यालय की स्थापना की थी और बोलते हैं कि राजस्थान का पहला कन्या विद्यालय था। इसके अलावा जयपुर में महाराजा कॉलेज, संस्कृत कॉलेज की स्थापना की, रामनिवास बाग बनवाया अल्बर्ट हॉल के सामने और जयपुर में राम प्रकाश थिएटर का भी निर्माण करवाया। और दोस्तों एक बात और बताऊं, 1857 की क्रांति में इसने अंग्रेजों का भरपूर साथ दिया था, जिसके लिए अंग्रेजों ने इसे सितारे हिंद की उपाधि भी दी थी। और भाइयों बहनों अब बारी आती है माधो सिंह द्वितीय की। 1880 से 1922 तक ये राजा रहा था। इसे बब्बर शेर कहते थे।
इसने सिटी पैलेस में मुबारक महल बनवाए थे। नाहरगढ़ में 9 एक जैसे महल बनवाए 9 दासियों के लिए। ये वाला पॉइंट याद रखना कि ये नाहरगढ़ में 9 एक जैसे महल बनवाए 9 दासियों के लिए। बीएचयू की स्थापना के लिए मदन मोहन मालवीय को 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता भी दी थी। 1904 में जयपुर में डाक सेवा शुरू की थी। ये राजस्थान की पहली थी। दोस्तों, एडवर्ड सप्तम के राजतिलक के समय ये चांदी के 2 बड़े कलश गंगाजल से भरकर लंदन ले गया था ताकि ये अशुद्ध ना हो जाए। ये दोनों कलश सिटी पैलेस में अभी भी रखे हुए हैं। अब लास्ट राजा आया है, राजा मानसिंह द्वितीय। आज़ादी के समय जयपुर के राजा यही थे। ये राजस्थान का पहला और अंतिम राज प्रमुख भी था। बंगाल के कूच बिहार रियासत की राजकुमारी गायत्री देवी से इन्होंने विवाह किया था। गायत्री देवी राजस्थान की पहली महिला लोकसभा सदस्य थी और गायत्री देवी की आत्मकथा है प्रिंसेस रिमेंबर्स। दोस्तों, ये तालियां सबसे पहले मेरे लिए कि मैंने इस वीडियो को पूरा बना दिया है और उसके बाद आपके लिए कि आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया है। लेकिन सिर्फ देखने से काम नहीं चलेगा, वीडियो बनाने में सच में बहुत मेहनत लगती है। तो इसको आप लाइक करना, इसको शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल भी सब्सक्राइब करो, क्योंकि अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है तो रिजल्ट और भी अच्छा आता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।